अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कशिश खबरनामे में मैं फरहाद आपका इस्तकबाल करता हूं। नाज़रीन, आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। वज़ीर आला केसीआर ने दिल्ली में सदर और वज़ीर आज़म से की मुलाकात। नई रियासत के लिए फंड्स और पैकेजेस मंजूर कराने की दरख्वास्त। चंद्रबाबू नायडू की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल न होने जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान। किसानों के कर्ज माफी के वादे को वाईएसआर सदर ने बताया ड्रामा। मकतूल आईटी इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख के अहल खाना को 5 लाख का दिया गया मुआवजा। महाराष्ट्र हुकूमत की रिपोर्ट पर मरकज मुतमईन नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदुस्तान से नहीं बैरून मुल्क से पोस्ट की गई थी तस्वीरें। और ओबामा पुतिन के दरमियान यूक्रेन तनाज़े के बाद पहली मर्तबा हुई बातचीत। यूक्रेन के नए सदर पेट्रो को तस्लीम करने पर अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। और अब खबरें तफसील से। सबसे पहले नजर डालते हैं रियासती खबरों पर। तेलंगाना के वजीर आला चंद्रशेखर राव दिल्ली में सरगर्म हैं। उन्होंने हफ्ते को सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, वजीर आजम नरेंद्र मोदी के अलावा बेशतर मरकजी वज़रा से भी मुलाकात की। खबर है कि चंद्रशेखर राव तेलंगाना की तरक्की और तामीर नौ के लिए फंड्स और पैकेजेस की मंजूरी के मसले पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। खम्मम के कई मंडलों को आंध्र प्रदेश में शामिल करने की मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के मसले पर भी उन्होंने सीनियर वज़रा से और सीनियर कायदीन से तबादला ख्याल किया। तश्कील तेलंगाना के बाद पहली मरतबा 9 जून से असम्बली इजलास शुरू हो रहा है। यह इजलास 13 जून तक जारी रहेगा। असम्बली इजलास के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस इजलास में 9 मुंतखब अरकान असम्बली को हल्फ दिलाया जाएगा, जबकि 10 जून को स्पीकर का इंतखाब होगा। इस सिलसिले में असम्बली के अहाते में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। తెలంగాణ తొలి శాసనసభ సమావేశాలు ప్రారంభమవుతాయి। మొదటి రోజు నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యులందరి చేత ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరుగుతుంది। మరి అదేవిధంగా 10వ తేదీ రెండవ రోజు స్పీకర్ ఎన్నిక జరుపుకుంటాం। స్పీకర్ ఎన్నిక విషయంలో ఇప్పటికే ప్రతిపక్షాలందరినీ కూడా సంప్రదిస్తా ఉన్నాం। మన సభా సాంప్రదాయాల ప్రకారంగా గతంలో ఎప్పుడైనా స్పీకర్ గారి ఎన్నిక ఏకగ్రీవంగా మనం జరుపుకోవడం జరిగింది। మరి ఇప్పుడు కూడా ఈ సందర్భంగా కూడా ప్రతిపక్షాలందరి సహకారం తీసుకొని ఈ 10వ తేదీన స్పీకర్ ఎన్నికను ఏకగ్రీవంగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం। అదేవిధంగా 11వ తేదీన డిప్యూటీ స్పీకర్ ఎన్నికను, అదే రకంగా కౌన్సిల్ సమావేశాలకు సంబంధించి కూడా 9వ తేదీన కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది కనుక శాసన మండలి సభ్యులందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరుగుతుంది। సో నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి స్పీకర్ గారు ఎన్నికైన తర్వాత స్పీకర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు అందరం కలిసి తప్పకుండా నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి శాసనసభ్యులకు ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్, చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ తీసుకోవాలనే విషయంలో ఇప్పటికే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆలోచనలో ఉన్నారు। సో ముఖ్యమంత్రి గారు నూతనంగా ఎన్నికైనటువంటి స్పీకర్ గారు కలిసి మరి శాసనసభ్యులకు ఎన్ని రోజులు ట్రైనింగ్ ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండాలి, ఏ అంశాల మీద ఉండాలనేటువంటి దాని మీద బహుశా సమావేశాలు జరిగేటువంటి సమయంలోనే ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఒక మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది। శాసనసభ్యులకు ముఖ్యంగా నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో కూడా వారికి కూడా ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి అనేటువంటి విషయంలో ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా సందర్భాల్లో వారు చెప్తూ వస్తున్నారు। డెఫినెట్ గా సమావేశాలు జరిగేటప్పుడు మరి అందరికీ ఆ కార్యాలయాలు ఉన్నాయి, కానీ శాసనసభ్యులకు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో కార్యాలయాలు లేవు, వారికి కూడా కార్యాలయాలు ఉండాలి। ग्रेटर हैदराबाद स्टैंडिंग कमेटी के इंतखाबात में मजलिस को 7 निशस्तों पर और कांग्रेस को 8 निशस्तों पर कामयाबी हासिल हुई है। स्टैंडिंग कमेटी के लिए नए मुंतखब मेंबर्स में सेगी रेड्डी, धनपाल रेड्डी, ए महेश यादव, ए कृष्णा, सी सुनीता, मोहम्मद वाजिद हुसैन, जे सत्यनारायणा, मोहसिन बिन अब्दुल्ला बलाला, डी अनिल सिंह, जे देव आनंद, मोहम्मद फारूखुद्दीन, मीर वाजिद अली खान, एम ए गफ्फार, वी भानुमती, अब्दुल कवी अंसारी और डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी शामिल हैं। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने हफ्ते के रोज तेलंगाना असेंबली में तेलुगु देशम के लेजिस्लेचर लीडर्स के नामों का ऐलान किया। टी श्रीनिवास यादव को
तेलुगु देशम लेजिस्लेचर पार्टी लीडर बनाया गया है, जबकि रेवंत रेड्डी और आर कृष्णैया डिप्टी लीडर होंगे। वहीं एन वेंकट वीरिया को असेंबली व्हिप बनाया गया है। इसके अलावा ई दयाकर राव तेलुगु देशम लेजिस्लेचर पार्टी के चेयरमैन होंगे। तेलंगाना काउंसिल में आर नरसा रेड्डी तेलुगु देशम पार्टी लीडर होंगे। తెలంగాణలో ప్రజల మనోభావాలు అర్థం చేసుకుని ఒక కమిటీ కూడా వేసి ఆ కమిటీ అంతా కూడా అధ్యయనం చేసిన రిపోర్ట్ ఇస్తే నేను కూడా చర్చించాను। ఆ రోజు నేను కూడా మీకోసం యాత్రలో ప్రతి ఒక్క మీటింగ్ లో ఏ సైడ్ మాట్లాడాలి ఆ సైడ్ మాట్లాడి రెండు ప్రాంతాల్లో మాట్లాడి ఆ రోజు మన పార్టీ పరంగా ఒక లెటర్ ఇచ్చాం। నేను ఎక్కడికి పోవడం లేదు। ఈ రోజు మళ్ళీ ఆమె ఇస్తున్నా తెలంగాణలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో వచ్చే వరకు నేను ఇక్కడే ఉంటా, ఇక్కడి నుంచి పరిపాలిస్తా, వెనక్కిపోయే సమస్య లేదు। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगनमोहन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुतवक्को चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत न करने का ऐलान किया है। मीडिया से बात करते हुए जगन ने उनकी मकबूलियत के ग्राफ में कमी आने की खबर को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि असेंबली की निशस्तें 2 से बढ़कर 70 हो गई तो फिर मकबूलियत के ग्राफ में कैसे कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि पार्टी को वो तंजीमी सतह पर मजबूत करेंगे और गलतियों को दूर किया जाएगा। जगनमोहन रेड्डी ने मजीद कहा कि हल्फ बर्दारी के बाद किसानों के कर्जों की माफी की फाइल पर दस्तखत करने का चंद्रबाबू नायडू का ऐलान महज एक ड्रामा है। उन्होंने कहा कि इस फाइल पर दस्तखत के बावजूद भी किसानों के कर्जों की माफी की कोई जमानत नहीं है। ఎవరు మారాల్సిన పని లేదు, మారాల్సిన దాని గురించి డిస్కషన్ అంతకన్నా జరగలేదు। ఎందుకంటే బేసిక్లీ ఇక్కడ ఏదో ఓడిపోయినాం కాబట్టి ఏదో ఓడిపోయినందువల్ల ఏదో సమీక్ష జరుగుతా ఉన్నది అన్నది ఒక రాంగ్ మిత్। మొత్తంగా చూస్తే 9 మంది ఎంపీలు 70 మంది ఎమ్మెల్యేలు, సో ఎక్కడా కూడా మా గ్రాఫ్ పెరుగుతూనే పోయింది కానీ ఎక్కడ తగ్గిన దాఖలాలు ఏమీ లేవు। కొన్ని సంస్థాగత లోపాలు కనిపించాయి, అవి రాబోయే ఎన్నికల్లో అవి కూడా రిపేర్ చేసుకుని ఆ సంస్థాగత లోపాలను కూడా రిపేర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది। అసలు తొలి సంతకం అనేది పెట్టేసరికి పలానా తేదీ నుంచి రుణాలన్నీ కూడా మాఫీ అయిపోయినట్టు అన్న సంతకం పెడితే తొలి సంతకానికి అర్థం ఉంటుంది। కానీ ఇక్కడ చూస్తే తొలి సంతకానికి అర్థమే లేదు। తొలి సంతకం పెట్టినా రుణాలు మాఫీ అవుతాయన్న గ్యారంటీ లేదు। దాదాపుగా 30 కోట్ల రూపాయలు దాదాపుగా ఖర్చు చేసి ఒక ప్రమాణ స్వీకారం కార్యక్రమం చేస్తున్నారు అని అంటే నిజంగా ఈ ఆలోచనలు వీళ్ళ విజ్ఞతకే విడిచిపెడుతున్నాను। ఇలాంటి కార్యక్రమానికి ఖచ్చితంగా నేను కూడా పోయి రాకపోయి చేయవలసిన అవసరం అంతకన్నా। जुबली हिल्स के इलाके में एक मेडिकल की तालिबा की असमत रेजी की कोशिश पर पुलिस ने मंडल नामी एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। इस नौजवान का ताल्लुक ओडिशा से है। उसने हैदराबाद के एक गेस्ट हाउस में इस तालिबा की असमत रेजी की कोशिश की। वो इसी गेस्ट हाउस में मुलाजिम था। मुतासरा तालिबा का ताल्लुक बेंगलोर से है, जो मेडिकल इम्तिहान तहरीर करने के लिए शहर आई हुई थी। डीसीपी वेस्ट जोन वी सत्यनारायणा ने केस की तफसीलात बताई है। कल रात अर्ली मॉर्निंग जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन ज्यूरिस्डिक्शन में एक गेस्ट हाउस कम सर्विस अपार्टमेंट था। ये गेस्ट हाउस में एक मेडिको के ऊपर उसी गेस्ट हाउस का अटेंडर, रूम बॉय, हाउस कीपिंग का पर्सन का, उनका नाम बिक्की मंडल, वो उड़ीसा स्टेट बेरमपुर डिस्ट्रिक्ट का वेरंगपुर निवासी है। ये अटेम्प्ट टू कमिट रेप कर दिया। पहले वो लोनली का स्लीप करने में टाइम मौका देखकर वो एडवांटेज लेकर उनकी ऊपर कोई नहीं रहने का मौका देखकर अत्याचार करने के लिए कोशिश कर दिया था। ये आवाज़ सुनकर वो औरत मेरी को उठ गए थी। उठ गए के बाद ये फोर्सफुली रेप करने के लिए, अत्याचार करने के लिए कोशिश कर दिया 3 बार।
but she well retaliated. She forcibly pushed him away. बहुत चिल्लाने के बाद ये बाहर लोगों की 2-3 आदमी आके क्या हो रहा है ऐसा देखकर सब लोग चिल्लाने के बाद वो आवाज़ सुनकर वो वहाँ स्पॉट से वो निकल गया था। वो भाग होने के बाद एक पेट्रोल का बंक का पास वो छुपने के लिए हाइडिंग करने के लिए कोशिश कर दिया था। हमारा ब्लू कोल्स 4 जुबली हिल्स का दुर्गा राव एंड शशिकांत ये एक्यूज्ड को पकड़कर फिर वापस लाया था। वो औरत मेरी को उनका पहचान करके यही आदमी उनकी ऊपर अत्याचार करने के लिए कोशिश कर दिया था। वो आइडेंटिफाई करने के बाद ये पूरा सीसी कैमरा सब लोग को देखकर वो निर्धारण करने के बाद उनको गिरफ्तार कर दिया था। ऑनरेबल कोर्ट का सामने उनको भेज रहा हूँ। भेजने के लिए आफ्टर जुडिशियल रिमांड हो जाएगा। जुडिशियल रिमांड होने के बाद एज अर्ली एज पॉसिबल उनके ऊपर चार्जशीट लगा के वो निर्भया एक्ट का बारे में पूरा विचारण ट्रायल एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करने के लिए हम पुलिस तरफ से कोशिश करेगा। उनका विवरण डिटेल्स ये औरत मेडिको का डिटेल्स एज पर निर्भया एक्ट का बारे में हम नहीं बोल सकता, मना है। वो भी आप लोगों को प्रेस का और पुलिस का रिक्वेस्ट कर दिया थी हमारा ऊपर कोई प्रोबिंग नहीं करना, हमारा डिटेल्स मालूम करने के लिए। ब्राइट फ्यूचर है। उनका एज कितना होगा सर? 22 years. She is preparing for PG medical entrance examinations. मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने अत्तापुर बल्दी डिवीजन में तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन इलाकों में 17 लाख रुपए की लागत से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सैयद अहमद पाशा कादरी ने अत्तापुर बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का भी दौरा किया। इस मौके पर अत्तापुर नुमाइंदा कारपोरेटर एम.ए. अजीज और किशनबाग कारपोरेटर मिर्जा अजीज बेग व दीगर शामिल थे। मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने राजेंद्र नगर इंस्पेक्टर से मुलाकात की। सैयद अहमद पाशा कादरी ने पुलिस की जानिब से हर्ष महल से बेगुनाह बच्चों की हिरासत पर एतराज किया। उन्होंने पुलिस से इस नाजायज हिरासत को बंद करने का मुतालबा किया है। अहमद पाशा कादरी की नुमाइंदगी पर इंस्पेक्टर ने इन गिरफ्तार अफराद की रिहाई का तयक़ुन दिया। थोड़े वक्फे से कुछ बच्चों को वहाँ पर गिरफ्तार किया जा रहा है। एक 15 दिन पहले 4 बच्चों को गिरफ्तार करके 1 हफ्ते तक रखे, फिर उनसे उस वक़्त की बात करें तो हम दरियाफ्त करके छोड़ते, इंक्वायरी करते हैं उनकी। 15 दिन के बाद नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस पार्लियामेंट की हिदायत उनको रिहा किया गया। फिर कल दिन में गोरे बोल के खबरा खोदते उनको लाया, फिर रात को उनको छोड़े, फिर रात में 2 बच्चों को 3 बच्चों को लाए, जिसमें से एक का नाम शकील फेरोज है और एक बच्चा 3 को लाए। तो सुबह मेरे घर पे हर्ष महल के पूरे लेडीज जेंट्स सब आ गए थे। तो सदर साहब को चला करा, सदर साहब बोले नाके को जाके बच्चों को छोड़ा, आके इंस्पेक्टर से बात करे। गोलियां खाए हम लोग, घरा जरे हमारे और हमारे ऑटोस का, हमारे मोटरसाइकिलों का, घरों का नुकसान हुआ। फिर हमारे लोगों की गिरफ्तारियाँ चल रही। दरियाफ्त करने पे बताया कि झंडा कौन जलाए बोल के इंक्वायरी कर रहे। आखिर कब तक बेकसूर लोगों को ला के इंक्वायरी करेंगे आप गिरफ्तारी के सिलसिलों को बंद करें, बच्चों को रिहा करें। तभी उन्होंने रिहा करने का वादा किया। मौला यहाँ ठहर गए, मौला जिलानी मिल के वो बच्चों को लेके जाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम इस वाक़े की मजम्मत करते, बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी की मजम्मत करते और पुलिस को खुला कहते हैं कि आइंदा से बेकसूर लोगों की गिरफ्तारी को बंद करें। हमारे पास से कोई कसूरवार नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं है उसमें। हमारे घरों पे हमले किए, हमारे लोगों को मारे, हत्या के फायरिंग में हमारे लोग मरे। उसके बाद पुलिस का काम था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमदर्दी हमारे साथ करते, बजाय उसके उल्टा हमारे बच्चों को परेशान कर रहे। ये गिरफ्तारियों का सिलसिला बंद होना चाहिए। अगर ये जारी रहेगा तो सदर मजलिस से इजाज़त लेके आइंदा जो भी एहतजाज करना है करेंगे। हुसैनी आलम बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का मजलिस रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने दौरा किया। उन्होंने मुकामी अवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल का जायजा लिया। सैयद अहमद पाशा कादरी ने बल्दी, बरखी और आबरसानी मसाइल से भी वाकफियत हासिल की।
मुकामी अवाम ने रुकने असम्बली की गुलपोशी की। इस मौके पर शाली बंडा कारपोरेटर व डिप्टी फ्लोर लीडर मोहम्मद गौस, मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद मुस्तफ़ा अली के अलावा दीगर मौजूद थे। नामपल्ली के मजलिसी रुकने असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बरखी, बल्दी और आबरसानी के अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्कद किया। इजलास में जाफर हुसैन मेराज ने हल्का असम्बली नामपल्ली में जारी तरक्याती कामों की तकमील, पीने के पानी के मसाइल को दूर करने के लिए जल्द इक़दामात की हिदायत दी। इस मौके पर मुताल्लिका कारपोरेटर्स और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। आज नामपल्ली असम्बली ऑफिस में तमाम नामपल्ली के कारपोरेटर्स जाकिर वाकई साहब, जोहरा मैडम साहब, मुसिन्ना परवीन मैडम, यास्मीन सुल्ताना, मलेका साहब मैडम और हमारे मल्लापल्ली गौस साहब और सब सारे के सारे मौजूद थे। तमाम ऑफिसर्स GHMC, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी, एंटोमोलॉजी, ट्रैफिक पुलिस, RNB तमाम के तमाम मौजूद थे। ये खासतौर से एक वीडियो मीटिंग ली गई है नामपल्ली के वर्क्स के बारे में, जितने पेंडिंग वर्क्स है उसके लिए और जो आने वाले काम क्या क्या होना है ये सब के लिए ये मीटिंग जो हुई है। इसमें नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी मसले मसाइल थे, आने वाले टाइम पे शब बारात है, उसके बाद में रमज़ान फेस्टिवल आ रहा है, फेस्टिवल के काम सबके लिए ऑफिसर्स को कुछ टाइम दिया गया है और मिनट्स नोट किए गए हैं इस मीटिंग के। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर वो काम क्या क्या हुआ उसके ऊपर पूछा जाएगा। अगर किसी वजह से किसी की बताइए तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। और मैं तमाम लोग जितने भी मेरे ऑफिसर्स हैं, मेरे कारपोरेटर्स हैं, मजलिस के इम्पोर्टेंट वर्कर्स, सदर मुंतमदीन, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे के कोऑपरेशन से नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी ज़रूर व ज़रूर तरक्की की तरफ जाएगी। थैंक यू। पुराने शहर के इलाके खिलवत में चाइल्ड लेबर ऑफिसर्स ने एक मकान पर छापा मारते हुए बच्चा मजदूरी कर रहे कम से कम 25 बच्चों को बरामद किया। मजदूरी कर रहे इन बच्चों की उम्र 6 साल से 14 साल है। इन बच्चों को इस घर में बंद रखा गया था जहां से इन बच्चों को बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। इन बच्चों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और बिहार से है। चाइल्ड लेबर ज्वाइंट कमिश्नर डॉक्टर गंगाधर और दीगर आला अहदेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर ज्वाइंट कमिश्नर का कहना था कि इस जुर्म के कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि हर बच्चे के एवज कसूरवारों पर 20,000 रुपए के जुर्माने आयद किए जाएंगे और जुर्माने की इस रकम को बच्चों के नाम पर फिक्स्ड किया जाएगा। आज ये हुसैनी आलम PS के लिमिट्स में खिलवत ग्राउंड के सामने एक बैंगल मेकिंग यूनिट में एक छोटा सा चाइल्ड लेबर कंप्लेंट आया था। कंप्लेनेंट्स मीर मोहम्मद अली एंड रियासत, ये लोग हमारे को कंप्लेंट दिया आज सुबह में। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट हम एक टीम फॉर्म करके चाइल्ड लाइन भी हमारे साथ आए थे। आके एक बैंगल मेकिंग यूनिट में हम इंस्पेक्शन करें, रेड करें, तो हमारे को अब इधर 25 चाइल्ड लेबरर्स बिलो 14 ईयर्स, ऑल आर बिलो 14 ईयर्स। थोड़े बच्चे तो 8 साल के भी हैं, 10 साल के भी हैं। तो 25 चिल्ड्रन को हम अभी रेस्क्यू करें। अभी पूरा ऑल चिल्ड्रंस फ्रॉम UP, बिहार, डिफरेंट स्टेट से आए ऐसे हैं। हम ये एम्प्लॉयर अभी तो अब्सकॉन्डिंग है, इधर नहीं है एम्प्लॉयर, तो उनको ट्रेस आउट करके उनके ऊपर चाइल्ड लेबर एक्ट में प्रोसिक्यूशन करने लगाएंगे। और ये ऑल चिल्ड्रंस को अभी ट्रांसिट चाइल्ड वेलफेयर होम्स में शिफ्ट कर देंगे। शिफ्ट करके चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने प्रोड्यूस करेंगे। अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चिल्ड्रन विल बी रिहेबिलिटेटेड एंड ईच एक चिल्ड्रन पे एक चाइल्ड के नाम पे 20,000 कंपनसेशन के रूप में एम्प्लॉयर से वसूल करके चिल्ड्रन के नाम पे डिपॉजिट। चार मीनार पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ सिटी कॉलेज के रूबरू एक लाश बरामद हुई है। महलूक की शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई है। महलूक एक पेटला बुरुज जजगी खाने की कैंटीन में मुलाजिम था। उसका ताल्लुक उड़ीसा से है। हमलावर ने पत्थरों से उसका सर कुचल दिया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दाखाने मुंतकिल किया है।
राजेंद्र नगर की रिहायशी सबा-उन-निसा बेगम अपने खाविंद फेरोज के हरासानी से परेशान है। सबा-उन-निसा बेगम ने राजेंद्र नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराना चाहा, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। मुतासरा खातून का कहना है कि फेरोज ने उसके जेवरात और जहेज का साजो सामान फरोख्त कर दिए और वो अब मजीद रकम का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे शौहर में इतना सता रहे, इतना टॉर्चर कर रहे, हर 2 दिन को मारते रहते, हर 2 दिन मेरा सब सोना बेच लिए। मैं हमारे अम्मी लोगों शादी में जो जहेज दिए थे गंगा ततेड़ा सब बेच लिए, सोना उन्हें सब बेच लिए। अब अम्मी लोग के पास से पैसे लेके आओ बोल के ये टॉर्चर कर रहे, बच्चों को मारते रहते, मेरे को मारते रहते, हर 2 दिन को ये है उनका सितम। पूरी जिंदगी पूरी लाइफ खराब हो गई मेरी। पुलिस कंप्लेंट देके भी 2 दिन हो गए मगर पुलिस वाले कुछ एक्शन नहीं ले रहे। हम लोग को जाके वहाँ पर देख के आओ बोले। क्या नाम अपने हस्बैंड का? मेरे शौहर का नाम फेरोज है। मैं बादिया में डेयरी फार्म में रहती, राजेंद्र नगर PS में। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम कौमी खबरें। महाराष्ट्र हुकूमत ने पुणे के IT इंजीनियर मकतूल मोहसिन शेख के अहल खाना को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। मोहसिन शेख को पीर के रोज मुबैना तौर पर कुछ हिंदू इंतहा पसंद तंजीमों के कारकुनान ने पीट कर हलाक कर दिया था। मकतूल पर इल्जाम लगाया गया था कि उसने सोशल नेटवर्किंग साइट पर शिवसेना के बानी बाल ठाकरे और शिवाजी महाराज की कुछ तौहीन आमेज तस्वीर पोस्ट की थी। हालांकि खबर है कि इंजीनियर मोहसिन शेख के कत्ल का सबब बनी फेसबुक तस्वीर बैरून मुल्क से पोस्ट की गई थी। इन तस्वीरों को सऊदी अरब, फ्रांस, हॉलैंड और रोमानिया के सर्वर्स से पोस्ट किया गया था। पुलिस को IP एड्रेस की तफ्तीश के दौरान इस बात का पता चला है। अब पुलिस को उस मेन कंप्यूटर की तलाश है जहां से ये तस्वीर तैयार हुई और उन सर्वर्स तक पहुंची। वहीं इस मामले में हिंदू राष्ट्रीय सेना का नाम आने के बाद उसके सरबराह धनंजय देसाई उर्फ भाई का नाम सुर्खियों में है, जबकि वजारत दाखिला की तरफ से इस मामले में मालूमात मांगे जाने के बाद जुमा को महाराष्ट्र हुकूमत ने अपनी रिपोर्ट मरकज को सौंपी थी, लेकिन बताया जाता है कि मरकजी हुकूमत इस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। वहीं पुलिस ने इस मामले में हिंदू राष्ट्रीय सेना के तकरीबन 17 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली NDA हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि इलेक्शन की मुहिम के दौरान मोदी ने हुकूमत बनने पर 15 दिनों के अंदर महंगाई पर 25% लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वो अपने वादे पर खरा उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पार्टी के रियासती तर्जुमान एजाज अहमद ने हफ्ते को बताया कि 15 दिनों के अंदर बीजेपी ने 1/4 महंगाई पर लगाम लगाने का वादा किया था, लेकिन इसके बरखिलाफ मोदी हुकूमत ने इख्तिदार संभालते ही डीजल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की कीमतों में इजाफा हो गया है। मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने हफ्ते को कहा कि मरकज की नौमुंतखब मोदी हुकूमत मुल्क को मौजूदा बहरान से निजात दिलाने के लिए पाबंद अहद है। ताहम उन्होंने कहा कि यह सच है कि अपाहिज हो चुके निजाम को 1.5-2 साल में नहीं बदला जा सकता। इसके लिए हुकूमत को मजीद वक्त देने की जरूरत है। वजीर दाखिला बनने के बाद पहली बार अपने पार्लिमानी हल्के लखनऊ पहुंचने पर सिंह ने कहा कि मुल्क में दाखिली सलामती को मजीद चाक व चौबंद बनाने के तय उनकी हुकूमत संजीदा है। राजनाथ सिंह ने कारकुनों से खिताब करते हुए लोकसभा इंतखाबात में भारी वोटों से उन्हें कामयाब बनाने के लिए लखनऊ की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन यदि जनता ने हमको बहुमत दिया है, स्वाभाविक रूप से उस जनता की इस सरकार से अपेक्षाएं भी हैं, और जिन्हें हम लोगों ने अपना प्रधानमंत्री बनाया है श्री नरेंद्र भाई मोदी का एक गतिशील व्यक्तित्व है, काल्पनिक क्षमता के धनी हैं, और हम सभी आश्वस्त हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो कुछ भी हम लोगों ने देखा है इस बीच, मैं कह सकता हूं कि 5 वर्षों के अंदर हमारी यह सरकार जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरी। और आप सभी जानते हैं कि ऐसा ही प्रचंड समर्थन भारतीय जनता पार्टी को सारे देश में प्राप्त हुआ है। और
पहला अवसर है जबकि सारे सामाजिक और भौगोलिक सीमाएं टूट गई हैं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड समर्थन हासिल हुआ है। और स्वतंत्र भारत का यह पहला अवसर है जबकि केंद्र में किसी भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत हासिल हुआ है और स्पष्ट बहुमत के आधार पर हमने सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात प्रकाश जावड़ेकर ने हफ्ते को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। जावड़ेकर ने सुबह भोपाल पहुंचने के बाद प्रदेश बीजेपी के दफ्तर गए और वहां से मरकजी वजीर स्टील और रियासती बीजेपी सदर नरेंद्र तोमर के साथ असेंबली पहुंचे। जावड़ेकर ने असेंबली के चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन अफसर के सामने पर्चे नामजदगी के 2 सेट पेश किए। जावड़ेकर ने नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया से अपनी मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि पार्टी हाईकमान की हिदायत के मुताबिक उन्होंने यहां से राज्यसभा के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया है। आज मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम जी मिश्रा, शेजवार जी, हमारे बुजुर्ग कैलाश जी जोशी और पटवा जी का आशीर्वाद लेकर और फोन पर शिवराज जी चौहान जी से बात करने के बाद मैंने आज मेरे राज्यसभा के लिए यहां से जो एक स्थान रिक्त हुआ था उसके लिए पार्टी के आदेश के अनुसार मैंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल किया है। मुझे इसकी खुशी है कि पार्टी ने मुझे मध्य प्रदेश राज्य को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मध्य प्रदेश के जो भी लंबित ऐसे मामले हैं जो जनता के हित में है और न्यायपूर्ण है, उस पर जनता के हित का निर्णय होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं अहम बैनुल-अक़वामी खबरें। बैनुल-अक़वामी इंसाफ और जिनसी तशद्दुद जैसे मौज़ूआत पर महारतें रखने वाले तजुर्बेकार उर्दूनी सिफारतकार प्रिंस ज़ैद अल हसन को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इंसानी हुकूक का नया कमिश्नर नामजद किया है। इस फैसले को मशरिक़ वस्ता के मुतादिद ममालिक में इंसानी हुकूक की मखदूश सूरत हाल के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। नाक़दीन का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के कमिश्नर के तौर पर ज़ैद अल हसन की तैनाती से एक ऐसे खित्ते को आवाज़ मिलेगी जहां इंसानी हुकूक की सूरत हाल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि जनूबी अफ्रीका से ताल्लुक़ रखने वाले इंसानी हुकूक के इदारे की सरबराह नावे पिल्ले के ओहदे की मुद्दत इस साल के आखिर में ख़त्म हो रही है। अफगानिस्तान में सैलाब के बाद 50 से ज्यादा अफराद हलाक और हजारों बेघर हो गए हैं। अफगानिस्तान के शुमाली इलाकों में सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। सूबे बगलान के जिला गुजरे नूर के पुलिस चीफ फजलुर रहमान के मुताबिक खवातीन और बच्चों समेत 54 लाशें निकाल ली गई हैं और अभी भी कई अफराद लापता हैं। हलाकशुदा अफराद की तादाद में इजाफे का खदशा है। यूक्रेन के नौमुंतखब सदर पेट्रो पोरोशेंको ने हफ्ते को अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। 48 साला पेट्रो ने 25 मई को होने वाले इंतखाबात में 54.7% वोट हासिल किए थे। यूक्रेन की आज़ादी के बाद वो मुल्क के 5वें सरबराह मुमलिकत हैं। अरबपति पेट्रो की हल्फ बर्दारी की तकरीब में अमेरिकी नायब सदर जो बाइडन, कैफ में तैनात गैर मुल्की सिफारतकार और यूरोपीय यूनियन के सदर हेरमन फॉन रोम्पोय ने भी शिरकत की। यूक्रेन का तनाज़ा शुरू होने के बाद रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने पहली मर्तबा अपने यूक्राइनी और अमेरिकी हम मनसब से दूबदू मुलाकात की है। व्हाइट हाउस ने बताया कि सदर ओबामा ने इस दौरान पुतिन पर जोर दिया कि वो पेट्रो पोरोशेंको को यूक्रेन का सरबराह तस्लीम करें और मशरिकी यूक्रेन में फाल रूस नवाज अलाहिदगी पसंदों को असलहे की फराहमी रोक दें। रूसी सदर ने बाद अज़ा सहाफ़ियों को बताया कि यूक्रेन के तनाज़े के खात्मे के लिए वो पेट्रो की तरफ से दी जाने वाली तजावीज़ का खैर मकदम करते हैं। फ्रांस में होने वाली इन मुख्तसर मुलाकातों को यूक्रेन में क़याम अमन की कोशिशों के लिए अहम करार दिया गया है।
इसराइली सदर और वजीर आजम ने मिस्र के हालिया सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले साबिक फौजी सरबरा रिटायर्ड फील्ड मार्शल अब्दुल फताह अल सीसी को मिस्र का नया सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। आला इसराइली ओहदेदारों ने अब्दुल फताह अल सीसी को यकीन दिलाया कि उनका मुल्क सियासी और सिक्योरिटी सतह पर मिस्र के साथ करीबी ताउन करने को तैयार है। याद रहे कि मिस्र के साबिक फौजी सरबराह ने गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले सदारती इंतखाबात में भारी अक्सरियत से वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। वो कल बरोज़ इतवार अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम मलेशिया हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी अल शेख हसन नसरुल्लाह ने शाम में मुनक़द होने वाले हालिया सदारती इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि इन इंतखाबात में बशार अल असद की तीसरी मरतबा कामयाबी से मुखालिफिन के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। उनका कहना है कि सदारती इंतखाबात ने यह बात साबित कर दी है कि शाम के बहरान का कोई भी सियासी हल बशार अल असद के बगैर काबिल कबूल नहीं हो सकता, क्योंकि 90% राय दहिंदगान ने अब भी बशार अल असद ही पर एतमाद का इजहार करते हुए उन्हें वोट दिया है। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने बशार अल असद के खिलाफ बरसर जंग बागियों से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए इनसे बातचीत के जरिए मसले के हल की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शाम के सदारती इंतखाबात ने अस्करी जंग नाकाम बना दी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। वज़ीर आला केसीआर ने दिल्ली में सदर और वज़ीर आज़म से की मुलाकात, नई रियासत के लिए फंड्स और पैकेजेस मंजूर कराने की दरख्वास्त। चंद्रबाबू नायडू की हल्फ बर्दारी तकरीब में शामिल न होने जगन मोहन रेड्डी ने किया ऐलान, किसानों के कर्ज माफी के वादे को वाईएसआर सदर ने बताया ड्रामा। मकतूल आईटी इंजीनियर मोहसिन सादिक शेख के अहल खाना को 5 लाख का दिया गया मुआवजा। महाराष्ट्र हुकूमत की रिपोर्ट पर मरकज मुतमईन नहीं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर हिंदुस्तान से नहीं बैरून मुल्क से पोस्ट की गई थी तस्वीरें। और ओबामा पुतिन के दरमियान यूक्रेन तनाज़े के बाद पहली मर्तबा हुई बातचीत। यूक्रेन के नए सदर पेट्रो को तस्लीम करने पर अमेरिका ने रूस पर दिया जोर। उर्दू टीवी के इस खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन खबरों और दिलचस्प प्रोग्रामों का सिलसिला उर्दू टीवी पर जारी है। देखते रहिए उर्दू टीवी। अल्लाह हाफिज।